तो हम तेजी से बदलती और बढ़ती तकनीक के दौर में अभी जी रहे हैं, जिसके फायदे और नुकसान दोनों का ही सामना न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक तौर पर भी हमें करना पड़ रहा है। खासतौर पर बढ़ते डिजिटल ऑनलाइन माध्यमों का असर छोटे स्कूली बच्चों तक भी अब देखा जाने लगा है। ताजा घटना जोधपुर की है, जहां एक नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल की ज्यादा ठंड के कारण 6 से 13 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इस दौरान 8वीं कक्षा के 4 बच्चों ने लगातार 4 दिनों तक ऑनलाइन क्लासेस में पॉर्न वीडियोस चलाए। यहां तक कि इन छात्रों ने कुछ महिला टीचर्स को भी फेक आईडी से अश्लील संदेश भेज डाले। इतना ही नहीं, जिस लिंक के जरिए क्लास ली जा रही थी उसे भी टेलीग्राम के एक पॉर्न चैनल पर शेयर कर दिया। इन स्कूली बच्चों ने 10 से 14 जनवरी तक अश्लीलता का ऑनलाइन कारनामा किया। और इस ऑनलाइन क्लासेस में करीब 100 छात्र छात्राएं जुड़े हुए थे। लाजमी है, स्कूल में हड़कंप मचना था जो मचा। स्कूल प्रशासन ने आरोपी बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया। इन सभी की उम्र 14 से 16 साल ही बताई जा रही है। ये मामला भले आपको सुनने में सिर्फ एक शहर के एक स्कूल का लग रहा हो, लेकिन अगर आप अपने आसपास गौर करेंगे तो ऐसी खबरें राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्यों से अक्सर देखने सुनने को मिलती हैं। आपने भी पढ़ा या सुना होगा कि फला जगह स्कूल या कॉलेज के बच्चे पोर्नोग्राफी में लिप्त पाए गए। तो ये सिर्फ जोधपुर तक ही मामला नहीं है, और ये एक सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक बड़ा लक्षण है जो बता रहा है कि बढ़ते तकनीकी माध्यमों और स्मार्टफोन के जमाने में बच्चों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये क्या गड़बड़ हुई है, इसका क्या हल है, इस पर बात करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के जरिए स्कूली बच्चों को किस तरह पोर्नोग्राफी घेर रही है। किशोरों में पॉर्न और सेक्सटिंग, जो सेक्सुअल मैसेजेस हैं उनका आदान प्रदान, उसको सेक्सिंग कहते हैं। जोधपुर के एक नामी निजी स्कूल का ये मामला है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ठंड के कारण, जहां पर 8वीं के 4 छात्रों ने ऑनलाइन क्लास में वीडियो चला दिए। पॉर्न वीडियोस थे। 10 से 14 जनवरी तक ये अश्लील संदेशों का सिलसिला चला। ऑनलाइन क्लास से 100 छात्र छात्राएं जुड़े हुए थे। फेक आईडी से टीचर्स को भी अश्लील संदेश इन छात्रों ने भेजे। किशोरों में पॉर्न और सेक्सटिंग का चिंताजनक ये चलन है, और आए दिन स्कूली बच्चों के पॉर्न देखने के मामले सामने आते हैं। अब इसको लेकर 5 बड़े सवाल हैं कि स्कूली बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है पॉर्न। यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अश्लीलता बच्चों पर असर डाल रही है? तीसरा सवाल, तकनीक और स्मार्टफोन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं जिससे बच्चों को, समाज को रूबरू होना पड़ रहा है? चौथा सवाल, जूम और गूगल मीट जैसे ऑनलाइन माध्यम कैसे सुरक्षित हो? पांचवा और अहम सवाल, बच्चों की परवरिश, सामाजिक परिवेश को सुधारने की क्या दरकार है? इन 5 सवालों पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नितिन देसाई हमारे साथ बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनका रुख करेंगे, और मैत्री जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो शिक्षाविद हैं। दोनों मेरे साथ इस वक्त पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यह अश्लीलता और पोर्नोग्राफी बच्चों पर असर डाल रही है। हमारे साथ अरुण हर्ष भी हमारे सहयोगी जोधपुर से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से स्मार्टफोन और इंटरनेट की जो ये दुनिया है, और कहीं कि अब एक बेलगाम दुनिया है, उसका क्या ये बड़ा साइड इफेक्ट है? खबर भले जोधपुर से है, लेकिन इसको अगर हम अक्सर देखें तो देश में या दुनिया में एक बड़ी चिंता ये बनती जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। टेक्नोलॉजी का बेलगाम इस्तेमाल, और खासकर जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जो हम साइकोलॉजी में अच्छे से जानते हैं कि सेक्सुअल टेंडेंसी किसी भी उम्र में, खासकर युवावस्था में, किशोरावस्था में, एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको बेलगाम छूट मिल जाना बहुत खतरा पैदा करता है। जी सर। तो इसको कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और टेक्नोलॉजी दोनों से कंट्रोल करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। सब अब निश्चित रूप से जो ऑनलाइन का कहें कि फ्लड गेट खुला एक तरह से, जो ऑनलाइन मीडियम्स का, वो कोरोना महामारी के चलते खुला। अपेक्षा ये की गई थी कि बड़ा सुविधा हो गई है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, काम करने को लेकर, डिजिटलाइज हो गया पूरा वर्ल्ड। इंडिया में तो डिजिटल इंडिया को भी काफी पुश दिया गया,
लेकिन अब इस बढ़ती तकनीक के बड़े साइड इफेक्ट्स से दो चार होना पड़ रहा है। और मैंने जैसा इंट्रो में कहा कि अब ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये एट सोशल लेवल पर भी है, अब एक एट लार्ज है इसके साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुश्किल है भाई कि जब जब हमें महामारी में जरूरत थी तो हमने शिक्षा के लिए, बाकी सामाजिक कार्य के लिए, इवन रिलीफ वर्क के लिए सब अच्छे जो काम हुए वो टेक्नोलॉजी के मदद से आसान हो गए। और वो दरवाजे जो खुल गए उनको उनको कंट्रोल करना उतना मुश्किल हो रहा। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जो नेचुरल टेंडेंसी है एक्साइटमेंट की, सेंसेशन सीकिंग की, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की, तो हमें सामाजिक रूप से और टेक्नोलॉजी दोनों से कंट्रोल करना होगा। साथ मैत्रेयी शुक्ला भी मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जो बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी काम करती है। मैत्रेयी जी, काफ़ी स्वागत आपका। जिस तरह से बात कर रहे थे हम शुरुआत में, डॉक्टर साहब से मैंने बात की, आपका क्या मानना है, किस तरह का चेंज आपको सोसाइटल लेवल पर दिख रहा है, या स्कूली शिक्षा को लेकर बात करें तो ये खबरें ज़रूर इक्का दुक्का आए दिन दिखती हैं, लेकिन बड़ा एक सिम्टम है, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया। आपको किस तरह का चैलेंज ये फील हो रहा है स्कूली शिक्षा में और बच्चों की परवरिश में और परिवेश में? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से अगर हम देखें कि कभी भी कोई अट्रैक्शन होता है तो हमेशा नेगेटिव चीज के लिए होता है। तो जैसे हमारा स्कूल है रावत पब्लिक स्कूल प्रताप नगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जिस तरह से गाइड करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं, बताते हैं उनको कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। नाउ दिस इज द ओपन फोरम, इंटरनेट पे बच्चा कुछ भी देख सकता है, पर क्यों वो विवेकानंद नहीं देखता है, क्यों वो कलाम नहीं देखता है? तो कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की बहुत ज्यादा बिजी रहना है, उनकी व्यस्तता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलॉन्ग विथ स्कूल जो है जितना एजुकेशन पे, एकेडमिक्स पे फोकस कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मॉरल्स की बात, संस्कारों की बात, वो बात करने की जरूरत है, जिससे बच्चे की स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो बढ़े। तो जब बच्चे की समझ डेवलप होगी, जब उसको लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब ये स्टॉप होगा। सिर्फ बच्चे को सस्पेंड करना, रेस्ट्रिक्शन करना, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। उसको जड़ से मिटाना है, उसका रूट कॉज खत्म करना है। तो उन्हें उस लेवल पे समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें बताना व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। पेरेंट भी करे, स्कूल भी करे, बच्चे भी करें, टीचर भी करें और प्रिंसिपल भी करें। जी मैत्रेयी जी, आपने कहा कि बच्चों को पनिश करना इसका समाधान नहीं है। जो जोधपुर की घटना है उसमें वही देखने को मिला, बच्चों को पनिश कर दिया, स्कूल मैनेजमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया बच्चों को स्कूल से, और काउंसलिंग कराकर। एक तरह से कहें कि बड़े स्तर पर अगर इन घटनाओं को देखें तो एक लीपापोती का रुख ज्यादा देखने को मिलता है कि इससे फौरी तौर पर निपटा जाए, बदलाव को लेकर बात नहीं होती है। ये नहीं माना जाता कि वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, उसको लेकर बात हो। ये हमारी इंडियन सोसाइटी की आपको लगता है कि एक समस्या है इस चीज को लेकर, स्कूल्स के ओर से भी लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किस तरह से उनका नाम खराब हो, मार्केट में इस तरह की खबरें आए। और सिर्फ यही नहीं, ये स्कूल ही नहीं, बाकी स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह के बड़े मामले होते हैं। और कई जगह पे तो देखा जा रहा है एक बड़ा ये ऑर्गेनाइज ढंग से इस तरह के मामले भी खुलकर आए। सर देखिए, आज एक स्कूल की बात है, किसी भी स्कूल में कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क करने की जरूरत है कि क्या क्या कहाँ लैग कर रहे हैं हम उन संस्कारों में, उस एकेडमिक्स में, उस एजुकेशन को करते करते हम कहाँ पीछे रह गए। टेक्निक का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अच्छी बातें भी तो हैं, अच्छे डिस्कोर्सेज आते हैं, अच्छे प्रवचन आते हैं, अच्छी चीजें आती हैं, मॉरल वैल्यूज की बातें होती हैं। हम बचपन में अमर चित्र कथाएं हुआ करती थी, वो पढ़ा करते थे, जिसमें अलग अलग राजाओं की बातें, अलग अलग अकबर बीरबल की बातें, या चंद्रगुप्त मौर्य की बातें, सम्राट अशोक की बातें, या विवेकानंद की बात, कलाम की बात, वो सारे बच्चा पढ़ के उसको ग्रास्प करता था, दिखता था। आज का बच्चा उसके लिए ओपन फोरम है, तो बच्चे को जब सेलेक्ट करना होता है तो वो हमेशा वो सेलेक्ट करता है जिसमें उसको अच्छा लगे, एंटरटेनमेंट हो। पर उसका रॉन्ग इम्पैक्ट क्या है वो बताने का काम टीचर का होता है, गाइड का होता है, मेंटर्स का होता है, एज वेल एज पेरेंट का होता है, कि अपने बिजी शेड्यूल से वो पूछे बच्चे से कि आज का दिन उसका क्या रहा, उसने क्या इश्यूज फेस किए, और उनको पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक है, आपने पेरेंट्स की बात की। हमारे साथ संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन है अभिषेक जैन, वो भी मौजूद हैं।
अभिषेक, आपका कार्यक्रम पर स्वागत। जिस तरह से मैत्रेयी को सुना आपने, वो कह रही हैं कि काफी हद तक जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स भी एक निगरानी रखें, वो भी वॉच करें, बच्चों से बात करें। अक्सर हो ये गया है घरों में कि पेरेंट्स के पास अपना मोबाइल है, बच्चों के पास अपना मोबाइल है, स्कूल से आने के बाद कोई फीडबैक नहीं है। ये एक बड़ी चैलेंज देखा जाए तो जो सोशल मामलों के जानकार है, सोसाइटी को पढ़ते लिखते हैं, सामाजिक विश्लेषक है, उनका ये बड़ा सवाल रहता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और जो जोधपुर की घटना है खास तौर पर, उसमें इस जो पेरेंटिंग है उसका कितना बड़ा भूमिका है उसे ठीक करने की? सर, मैं मैडम ने जो बात कही है उससे कोई ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि काफी हद तक कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें बहुत ज्यादा गलत भी है। क्योंकि खाली जिम्मेदारी खाली पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना ही जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने मात्र वाली ये बयानबाजी है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कारण क्या है कि जो जिस प्रकार की ये जोधपुर की घटना सामने आई है, ये केवल आज की घटना नहीं है, ये कोरोना काल से हम लगातार देखते आ रहे हैं। और विभिन्न अवसरों पर संयुक्त अभिभावक संघ ने खुद की जिम्मेदारी लेकर विभिन्न अवसरों पर जयपुर शहर के अंदर भी, अजमेर शहर के अंदर भी, जो पहले भी जोधपुर में एक कांड आया था सामने, एक उदयपुर शहर में भी कांड सामने आया था। इस तरह के कई कांड जो स्कूलों के स्तर पर, जो ऑनलाइन कक्षा के अंदर भी और स्कूल परिसर के अंदर भी बच्चे जब मोबाइल स्कूलों में लेके जाते हैं तो वहां पे भी इस तरह की वीडियो देखते हुए पाए गए हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हमने कई शहरों के अंदर देखी और उसके ऊपर हमने मतलब शिक्षा विभाग के भी पत्र लिखा है, स्कूल संचालक को भी पत्र लिखा है, लेकिन कहीं पे भी किसी ने भी कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। मैं इस घटना के ऊपर सबसे ज्यादा अगर मैं किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहूंगा तो वो प्रशासन की अव्यवस्थाओं के ऊपर है। क्योंकि देखिए, स्कूल आज की तारीख में जितने भी स्कूल हैं और जितने भी बच्चे हैं, बच्चे जितने भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो स्कूलों में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कोचिंग सेंटरों में टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, घर के अंदर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और जब घर के अंदर बच्चा स्कूल से घर के अंदर आता है तो तब बच्चा परिवार के साथ वो परिवार के माहौल में रहता है, तो इस चक्कर में परिवार वाले भी इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और हम एक तरफ बात करते हैं, हम दूसरे नामी ग्रामी स्कूलों की, नामी ग्रामी स्कूलों के अंदर कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें इस चीज के ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए, इन चीजों के ऊपर भी विचार करना चाहिए कि उन स्कूलों के अंदर उन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको ना तो खुद की चिंता है ना उनके बच्चों की चिंता है। ठीक है, तो हमें आपका इन चीजों जी अभिषेक, आपका कहना है कि स्कूल की भी बड़ी जिम्मेदारी, निश्चित रूप से स्कूल नहीं बच सकते हैं क्योंकि मामला स्कूल की क्लासेस के भीतर ही होता है, फिर स्कूल के परिसर के भीतर होता है। इस तरह की खबरें भी आती हैं। निश्चित रूप से स्कूलों का जो रुख रहता है मोटे तौर पर, और खासतौर पर बड़े स्कूलों का, वो लीपा पोती का रहता है। पहले भी हमने इस तरह के मामले उठाए। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पर जोधपुर से, जोधपुर का ही मामला है। अरुण, जो स्कूल को लेकर सवाल उठते हैं, इस मामले में यही देखने को मिला कि बच्चों को सस्पेंड कर दिया। जिस तरह से मैत्रेयी कह रही थी कि इनमें सिर्फ बच्चों को सस्पेंड कर देने भर से ये बात हल हो नहीं सकती है। क्या फिलहाल ये पूरे मामले में स्कूल का रुख देखने को मिला है? क्या पेरेंट्स का रुख है वहां पर? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी और जिस तरह से खबर में हमने भी बताया, क्या प्रशासन तक ये किसी तरह की बात पहुंची है, स्कूली प्रशासन तक भी? देखिए मनीष, अगर बात की जाए, स्कूल प्रशासन ने बिल्कुल शिक्षा विभाग तक ये बात पहुंची है, लेकिन जिस तरह से बच्चों की हरकत थी, बच्चों को बुला के, जब उनके पेरेंट्स को बुला के उनके मोबाइल चेक किए गए थे, तो मोबाइल चेक करने के साथ ही वो सारे डेटा उसमें रिकवर हुए थे। यानी कह सकते हैं बच्चे आज के जो है काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने डेटा डिलीट करने का प्रयास भी किया था, लेकिन साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि इसी फोन से सारा हुआ। उसके बाद के जो चारों बच्चे थे उनके परिजन काफी एकदम कह सकते हैं शॉक हो गए थे और उन्होंने प्रिंसिपल से माफी मांगी थी। लेकिन माफी मांगने के बाद में प्रिंसिपल ने 4 बच्चों को सस्पेंड किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पेरेंट्स और स्कूल और बच्चों के ऊपर ये नहीं डाला जा सकता। जिस तरह से सोशल मीडिया जिस तरह से खोलते हैं, कोई भी आम आदमी अगर खोलता है तो उस पर अनवांटेड मैसेज आते हैं, उसको लेकर एक रेगुलेटरी सरकार को भी बनानी चाहिए। मेरा इसमें यह सुझाव है कि सरकार अगर जो अनवांटेड विज्ञापन जो आते हैं, आप जिस तरह से देखेंगे एक OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की फिल्में आ रही है, उसमें जो अब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका भी बुरा असर बच्चों पे देखने को मिलता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चे को जब ये पता चलता है फला फिल्म में इस तरह से बोला है, तो वो दूसरे बच्चों को देखने के लिए उत्साहित करते हैं। तो ऐसे मामले में सरकार को एक रेगुलेटरी लाकर, जिस तरह से फिल्में दिखाने से पहले कहते हैं एडल्ट्री के लिए है, उसी तरह से जो है मोबाइल अगर किसी बच्चे के हाथ में होता है तो उस पर इस तरह के अनवांटेड विज्ञापन नहीं आने चाहिए, जिससे बच्चे भटके नहीं। जी अरुण, जी अरुण, बिल्कुल इस पर ज्यादा निश्चित रूप से जो आपने बात कही है वो भी एक्सपर्ट की भी ओपिनियन रहती है। अक्सर हम क्योंकि हम पत्रकार भी इस तरह के मामले को इशू करते हुए, कवर करते हुए एक कहीं ना कहीं ओपिनियन बनती है। उसको लेकर मैं वापस एक बार डॉक्टर निमेश देसाई के पास जाना चाहूँगा, जो IHBS के पूर्व निदेशक हैं। वो उससे बेहतर कोई शायद इस शो पर वही बता सकते हैं। देसाई साहब,
जो बात हो रही है, स्कूल कहता है कि पेरेंटिंग की ठीक पेरेंटिंग की जरूरत है, पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल की ज्यादा जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि क्या एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है? क्योंकि ये रोज एक तकनीक इस तरह से बदल रही है कि अब तो जब बच्चा जो ही बड़ा होने लगता है, जो बोलने सीखता भी है, तो सबसे पहला रिजॉर्ट जो दिखता है पेरेंट्स को घरों में, वो मोबाइल के जरिए दिखता है कि उसका मन बहलाना शुरू कर दिया जाए। स्कूल में जाने के बाद तो फिर वो एक तरह से कहें कि कंप्लीट एक बैरियर टूट चुका है। वो जो कंटेंट का बैरियर है, जो सामग्रियों का बैरियर है, कि पहले एक ज़माने में जब तक किताबों तक था, कॉमिक्स तक ज़माना था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से फिल्टर्स थे कि बच्चे क्या पढ़ सकते हैं। बड़ों का साहित्य अलग होता था, बुजुर्गों का अलग किताबें होती थी, और उसी तरह से सामाजिक उठना बैठना होता था। लेकिन अब वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। तो कितनी बड़ी चुनौती है एज अ होल सोसाइटी के लिए, और जो स्कूली इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि बच्चे तो वहीं से तैयार होते हैं, पीढ़ी तो पूरी नहीं वहीं से तैयार हो रही है। चुनौती बहुत बड़ी है, और सबसे पहले दो मुद्दे मुझे लगता है जरूरी है। जैसे आपने कहा, ना तो हम लेपापोती करें ना एक दूसरे पे जिम्मेवारी डालें, सारे समाज की सामूहिक जिम्मेवारी रहे कि हम मिलके कुछ हल इनके ढूंढ पाए। और पनिशमेंट मैं समझता हूँ कुछ हद तक हमें लगे कि लेपापोती हो रही है, लेकिन उसका थोड़ा असर जरूर होता है, लंबे अरसे का गहरा असर नहीं होगा। तो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से बदलाव ला पाए, जैसे आपके पत्रकार ने कहा, रेगुलेटरी कुछ कंट्रोल भी ज्यादा हो। अगर हम याद करें, जब टेलीविजन पे बात आई थी तो चाइल्ड लॉक सिस्टम्स और बहुत सारे और टेक्नोलॉजी इनोवेट किए गए। तो मुझे लगता है ये संभव होना चाहिए, खासकर रिहाई की मदद से। अगर हम चाहें, अगर हम सामाजिक रूप से वैश्विक समाज में चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ी चुनौती है। मैं बार बार कहूंगा, किशोरावस्था में जो सेक्सुअल अर्जीज है, जो एक्साइटमेंट सीकिंग है, वो बेलगाम बुनियादी रूप से होती है, और उसमें व्हीकल मिल जाता है, वाहन मिल जाता है टेक्नोलॉजी का। तो पूरे मानव समाज के लिए ये चुनौती इस दौर पे शायद बहुत बड़ी है, आने वाली पीढ़ी को सही बनाने के लिए। और ये सिर्फ कुछ बच्चों की बात नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सा के रूप में हम ये कह देते हैं कि जो वल्नरेबल बच्चे, उनको संभाला जाए। क्या हमें ये गौर करना होगा, ये काफी फैला हुआ है। करीब करीब ज्यादातर, इफ नॉट एवरी स्टूडेंट या बॉय और गर्ल विल बी इंक्लाइन टू दिस टू वेरिंग डिग्रीज। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि बहुत मानव सहज, हाँ, मानवीय स्वभाव है। निश्चित तौर पर नेगेटिव चीजें जो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उनकी तरफ एक स्वभाव होता है, और बच्चा कहें कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी होते हैं। लेकिन सर, थोड़ा सा तकनीकी एक सवाल है निश्चित रूप से। आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं, क्या इनको खुद को उस ढंग से रेगुलेशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा सवाल इसलिए है कि उसी जूम और गूगल मीट पर किसी कॉर्पोरेट में मीटिंग होती है, और उसी गूगल मीट और जूम पर बच्चों की क्लासेस लगती हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने की जरूरत है क्या? यहाँ सिर्फ बात आपकी एक लेवल पे सही है, लेकिन थोड़ा सा हम गौर करें। देखिए, आदर्शवादी सोच तो वो है जो आप कह रहे हो कि जिम्मेवारी कंपनियों को खुद निभानी चाहिए। जी सर, नहीं है, कोई भी फील्ड ले रहे हैं। तो इसलिए जो आपके पत्रकार ने कहा, वो मैं भाई से ज्यादा सहमत हूं कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज को और सख्त होना पड़ेगा इस नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए। सेल्फ रेगुलेशन कंपनीज के द्वारा होनी चाहिए, एक लेवल में आपसे सहमत हूं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो बहुत कम हो पाएगा। मैत्रेयी, आपको क्या लगता है कि जो रेगुलेशंस की जब बात आती है, स्कूल्स निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि बड़ा समय बच्चे अपना स्कूली शिक्षा में बिताते हैं, और निश्चित रूप से शिक्षकों के साथ में, टीचर्स के साथ में, और स्कूल्स में बिताते हैं। और आजकल तो अब जब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो फिर घर में भी स्कूल ही है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते कि क्योंकि एक जनरेशन का जो आप निर्माण करते हैं, जो बच्चों को ढालते हैं, वही उस तरह से उनका जीवन बनता है। शुरुआती दौर में ही, 8वीं क्लास में ही, छोटी क्लासों में ही अश्लीलता की तरफ अट्रैक्ट होना, पोर्नोग्राफी की तरफ जाना, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे के पास में आते, कहीं ना कहीं एक सर्कल है। निश्चित रूप से बच्चे किसी ना किसी के संपर्क में रहे होंगे। 4 बच्चे थे, एक स्कूल का मामला हो सकता है, लेकिन ये मामले किसी भी राज्य के, किसी भी शहर में, किसी भी स्कूल में हो सकते हैं। आप भी किसी स्कूल को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरा ये सवाल आपसे है कि स्कूल इस पर किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं
तकनीकी माध्यमों को लेकर, क्योंकि चैलेंज खुद आपके लिए भी है। जी जी सर, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं आ रहे, बल्कि हम एक स्टेप आगे जाकर हम वो एक कन्वर्सेशन, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पेरेंट भी बच्चे से रिलेटेड इश्यू को हमसे डिस्कस करें और हम भी बच्चों को वो कंटेंट दे, वो शिक्षा दे, वो चीजें रेगुलेट करें जिससे कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छा हो, वो अच्छी बातों को सोचे। अब आप सोचिए कि हर स्कूल असेंबली करवाता है, हम लोग भी असेंबली कराते हैं, नए थॉट्स की बात करते हैं। इवन सर हम लोगों ने जो क्लासेस में जो बच्चे अटेंडेंस देते हैं, उन बच्चों का नाम लिया जाता है, टीचर नाम लेती है, तो वो बच्चे जय हिंद बोलते हैं। तो व्हाट इज दैट कि वो हम उनमें वो नेशनल्स की फीलिंग को बता रहे हैं कि बच्चा कैसे करेगा। हमारी हर क्लास में बच्चा 1 मिनट मेडिटेट करता है, मेडिटेशन करता है, ब्रीदिंग अप डाउन कैसे हो रहा है वो देखता है। तो 8 पीरियड में अगर वो 8 मिनट मेडिटेशन कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट उसके स्वभाव में, उसके आचरण में, उसके बिहेवियर में जरूर आएगा। तो स्कूल स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर सकता है ये उसकी ग्लिम्स है। कोई भी प्रोग्राम, मदर्स डे मनाते हैं स्कूल में, हमारे यहाँ सर होता है मातृ पूजन, माँ की पूजा करना। तो ये इमोशन, ये अटैचमेंट, ये संस्कार, इसको इनकलकेट करने में स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बच्चे का माइंडसेट जब चेंज कर दिया हमने, उसको मोटिवेट कर दिया, उससे बात करी, उसकी काउंसलिंग करी, तो अपने आप उसका ध्यान उन गलत चीजों से हटकर वहां जाएगा जहां पे उसको अपने आप को प्रूव करना है। और मानती हूँ इसका 100% इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर 100 में से अगर 70-80 बच्चे भी इससे इंस्पायर हो जाते हैं तो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ स्कूल। एक सवाल अब यहाँ पर ये उठता है मैत्रेयी कि जो आपने बात रखी, निश्चित रूप से वो तो है ही, जो किस तरह की संस्कृति बच्चों में पढ़ाई जाती, किस तरह की स्कूली परवरिश भी होती है, सामाजिक घर के साथ साथ स्कूली परवरिश है और स्कूली परिवेश है, वो बड़ा मायने रखता है। आपके पास इसको लेकर क्या सुझाव है? आपने अगर कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या आपके पास आप प्रोवाइड करा सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन्स खासतौर पे, क्योंकि यही एक बड़ी टेक्नोलॉजी जिससे बच्चे रूबरू हो रहे हैं, इंटरनेट और स्मार्टफोन, उसके इस्तेमाल को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? सर ये जो कंटेंट जो बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है, पहली बात तो प्रोहिबिट होना चाहिए, एज रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस इस पे होने चाहिए। उसके साथ ही स्कूल में तो हम मोबाइल अलाउ करते ही नहीं अंदर आने के लिए, बस बाकी जो घर पे बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर रहा है, पेरेंट थोड़ा सा घर पे है, बच्चा सामने उसको यूज कर रहा है मोबाइल को, थोड़ा बहुत वो वॉच कर सकता है, देख सकता है कि व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। रात को बच्चा कहता है कि उसको असाइनमेंट करने हैं, वो मोबाइल यूज कर रहा है, तो वेदर द चाइल्ड इज डूइंग द असाइनमेंट और समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, वो थोड़ा सा मॉनिटरिंग पेरेंट का घर पे रहे। यहाँ स्कूल में हम इन द क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, वी डोंट अलाउ द मोबाइल्स, बट समय समय पर स्कूल में भी मोबाइल रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो बातें हैं, बच्चों को बताना कि जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, वो उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको उनमें पॉजिटिविटी को इनकलकेट करने के लिए, ना कि नेगेटिव वे में जाकर अपने आप को स्पॉइल करने के लिए। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक, जिस तरह से मैत्रेयी जो बात कर रही हैं, पहले आप हालांकि इत्तेफाक, आधी बातों से उनका इत्तेफाक था, आधी बातों से आप कह रहे थे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को लेकर के जब बात उठती है घर में मोबाइल फोन के बच्चों को इस्तेमाल, क्या रेगुलेशन करने की जरूरत है? कहीं लगता है कि कमी सामाजिक परिवेश में भी आ गई है? सर बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक परिवेश में कमी तो आ ही गई है, क्योंकि जिस प्रकार से आज की तारीख में जिस प्रकार स्कूलों का संचालन हो रहा है, जिस प्रकार स्कूलों का और अभिभावकों के बीच जो दूरियां बढ़ी है जी, मैं इस चीज को सबसे बड़ा कारण मानता हूं। आज कोई भी अभिभावक किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी अपने पक्ष रखना चाहता है तो कोई 90% स्कूलों की तो मैं गारंटी देता हूं कि वो अभिभावक का पक्ष सुनते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, स्कूल प्रशासन और कानून की अव्यवस्था, इन चीजों जो जिस प्रकार की अव्यवस्था बच्चों के बीच फैल रही है, उनका इनको सबसे बड़ा रीजन मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। आज सर एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, जो आपकी जो डिबेट चल रही है तो थोड़ा हटके है, लेकिन है स्कूलों का ही मामला। आज स्कूल जितने भी राजस्थान के अंदर है, स्कूलों के बाहर गुटकों पे, बीड़ी पे, सिगरेटों पे, सब पे बैन लगा हुआ है कि कोई भी स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर कोई गुटके, बीड़ी, सिगरेट नहीं बेच सकता। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन और कानून आज पर पट्टी बांधे केवल तमाशा देख रहा है। नहीं, निश्चित रूप से वो फेल्योर तो रहता ही प्रशासन का। आखिर पड़ाव पर है, समय बहुत कम है। डॉक्टर साहब, देसाई साहब, जाते जाते आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो बच्चे के लिए हमेशा घर होता है, उसकी माँ होती है, परिवार होता है। आपका क्या मानना है, कैसे एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए? बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एम्बियंस में जब बच्चा पल रहा, बढ़ रहा है, तो उसके पास में वो उस चीज को सीखने के और सही इस्तेमाल के
जो उसका व्यवहार में आ सके? एक तो उदाहरण से, जैसे आप पूछ रहे हो, पेरेंट्स और हम बड़े लोग उदाहरण से, एग्जांपल से सेट कर पाए। दूसरा मुझे विचार आता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सेक्स के बारे में जो बंधन है उनको तोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है। सामाजिक रूप से सेक्स के बारे में खुलेपन से यंग बच्चों के साथ बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, निश्चित रूप से, क्योंकि इस तरह के सर्वे भी हुए। एक प्लान इंटरनेशनल यूके का एक सर्वे था, वो मैं पढ़ रहा था, 75% लोगों ने माना था कि पॉर्न को अगर कहीं सिलेबस के जरिए इनडायरेक्टली बच्चों को बताया जाए कि इस तरह से उसका असर है, तो चीजें ज्यादा प्रैक्टिकली हल हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सच्ची मानव, सॉरी, जी 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 डॉक्टर, मानव जाति की सच्चाई ये है कि जी 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 देसाई साहब, थोड़ा समय कम है, जल्दी से संक्षिप्त में 10 सेकंड में। जी सॉरी, मैं कह रहा था कि मानव जाति के इतिहास की ये सच्चाई है कि सेक्स के बारे में बंधन सबसे ज्यादा है, जबकि कॉमनेस्ट बिहेवियर। ठीक है, वो बंधन तोड़ने की जरूरत है और समझाइश की भी जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के जरिए ही हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निमेश देसाई, आप हमारे साथ जुड़े। मैत्रेय आपका भी शुक्रिया, अभिषेक और अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ।